इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हमारे सामने ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने कॉलेज शिक्षा में करीब 40 वर्ष कार्य किया और प्राचार्य पद को भी सुशोभित किया। इसके अलावा इन्होंने पत्रवाचन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़े और साथ ही कॉलेज शिक्षा में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। आज ऐसी शख्सियतें हमारे साथ डॉक्टर कंचना सक्सेना जी, आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी। इनसे हम इनके साहित्य सृजन के बारे में भी जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर कंचना सक्सेना जी से। डॉक्टर कंचना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर कंचना जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए आपका जीवन परिचय कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप कॉलेज शिक्षा से जुड़ी और किन किन पदों पर रहते हुए आपने ये मुकाम हासिल किया। जी, मेरी सारी की सारी पढ़ाई जयपुर से हुई। बीए कनौडिया महिला महाविद्यालय से। वहाँ का जो सर्वोत्कृष्ट प्राइज पुरस्कार था सुधा कानोड़िया मेमोरियल पुरस्कार, जी जी, विशेष योग्यता हासिल करी थी। मेरा राजस्थान में 9वीं रैंक थी वहाँ पर और वहाँ कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो वहाँ किया मैंने। उसके बाद हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया मैंने और वहाँ एमए में भी मेरे को राजस्थान में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। एमफिल में मैंने 74% से एमफिल किया और तुरंत ही मेरी उस समय एडहॉक बेसिस पे नौकरी लगती थी। जी जी, तो मेरी नौकरी लग गई थी और पहले भीलवाड़ा में नियुक्ति हुई, उसके बाद आबू रोड रही और देवली रही। देवली के बाद में कोटा रही। कोटा में राजकीय महाविद्यालय में मेरी पहले राजकीय वाणिज्य में मेरी नियुक्ति हुई थी। 3 महीने में वहाँ रही, अगस्त से लेकर नवंबर 88। उसके बाद मैं फिर महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय कोटा में मेरी पदस्थापन हुआ। वहाँ हिंदी विभाग में पहले व्याख्याता के रूप में ही कार्यरत रही, क्योंकि मुझसे सारे के सारे बहुत सीनियर थे। तब तो मैं बहुत छोटी थी। जी जी, और धीरे धीरे वहाँ सीनियर होते गए। वहाँ तो जैसा पता है मैं जब थी तो वहाँ 175 का स्टाफ था। जी जी, बहुत बड़ा कॉलेज था तो, और साइंस फैकल्टी भी थी वहाँ पर और बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ कार्य करने का बहुत विलक्षण अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। सहयोगी व्याख्याता वहाँ 12 का हमारा स्टाफ था, हिंदी विभाग का ही। सब में आपस में परस्पर सौहार्द, समन्वय, सद्भाव, प्रेम का जो भाव था वो वस्तुतः अवर्णनीय है, अकथनीय है जी। और जैसा कि मैंने आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे राजस्थान विश्वविद्यालय। जी जी, तो हमारे कहा जाए मुझे कि विरासत से ही हिंदी मुझे प्राप्त हुई है। खून में मेरे हिंदी है जी, रची बसी है। बचपन से ही पापा हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। बीए का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद मैं एक दिन सब्जी काट रही थी तो कहते हैं तेरे को चिंता नहीं है कि एमए किस में करेगी, तू ये सोचे कि किस में एमए करेगी तो उसके स्थान पर तू ये अपना, मुझे लगता है तेरा भविष्य अंधकार में है। तो इस तरह के वातावरण में जहाँ की पढ़ाई को इतनी तवज्जो दी जाती हो तो मेरा पालन पोषण हुआ और संस्कार के रूप में माँ कहते हैं प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की। जी जी, तो माँ ने हमेशा, मैं कभी मुझे लगता था, कभी कोई होता है ना कि कोई कमी होती है तो अपने को लगता है, तो वो हमेशा बचपन से ही सिखाती थी कि बेटा ज़िंदगी में कभी किसी से हार नहीं माननी है। कोई काम, नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में कोई काम असंभव नहीं था। जी जी, तुम ठान लो तो हर काम कर सकते हो। तो वो जो 2-3 मूल मंत्र की, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, या हिम्मते मर्दा मदद खुदा। वाह, ये 3 मम्मी के जो वेद वाक्य हैं और पापा का पढ़ाई के प्रति, ना वो हमको सिलाई करने देना, ना बुनाई करने देना, ना कुछ खाना बनाना। हमारे खाना बनाने वाली बाई रहती थी। जी जी,
कोई काम नहीं करना, बस पढ़ो। तो ऐसे परिवेश में पढ़ना, और नेचुरल है कि हम जी। पढ़ाई के लिए पैदा हुए। उसके बाद जब नौकरी लग गई तब भी पापा यही, तू टीवी देखती है, तेरे को कोई भाव प्रेरित करता है, तूने कुछ लिखा, क्या लिखा तूने? तो इस तरह से वो हमेशा उकसाते रहते थे। और मेरे को इस बात का अफसोस है कि पापा थे तब तक हम लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हुए इसके प्रति। हम पढ़ाते भी यहाँ क्या था, 5 पीरियड पढ़ाने होते थे। जी जी, तो उस समय क्लासेस में बच्चे भी 110 होते थे कम से कम, बिल्कुल। पूरी क्लासेस भरी रहती थी ठसाठस। तो बच्चों क्लास के लिए भी हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते थे। तो बिल्कुल। उसमें हमको ज़्यादा टाइम देना होता था, तो हम और टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लगा कि इन सब चीज़ों का अपना अलग महत्व है। और 2002 के बाद से जी पहले तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो सुख मिलता है वो पर निंदा में मिलता है। जी। तो मेरी एक सहेली थी, उसके साथ बैठ के हमने पर निंदा में बहुत समय व्यतीत किया। जी अगर मैं 92 में मैंने पीएचडी कर ली थी, अगर उसी समय मैं गाइड बन जाती तो जने आज तक कितने बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी हो जाते। बिल्कुल। लेकिन उस समय हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। 2002 के बाद कुछ ऐसा वाकया घटा कि मेरे को सब नहीं, और मेरे कलीग भी बहुत अच्छे थे। जी जी, मतलब मुझे उन लोगों ने बहुत मेंटल सपोर्ट हमेशा, जब भी कभी हिम्मत हारी तो सबने दिया। और वो यही कहा कि तुम और आगे बढ़ो, तुम में बहुत कुव्वत है। उसके बाद मैंने समाज सेवा से जुड़ी, एनएसएस ज्वाइन किया जी, 2002 जी। से 5 तक। उसमें समाज सेवा खूब की, रक्तदान किया, नुक्कड़ रैली करी, नुक्कड़ नाटक करवाए। मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने जी। नहीं करा। रक्तदान में भी, रक्त देने के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे साहित्यिक संस्थानों से जुड़ती चली गई। जी तो सारे काम हो गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हायर एजुकेशन में टीचर का वो नहीं होता था सम्मान। अच्छा। 2019 में ये बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब पहली बार हायर एजुकेशन में ये आया कि हम बेस्ट टीचर को अवार्ड देंगे। जी तो हमारे यहाँ गीताराम जी थे, मैंने उनसे कहा कि ये फॉर्म है, जी तो इस फॉर्म के सारे पॉइंट्स मैं फुलफ़िल करती हूँ, लेकिन सर मेरी कोई अप्रोच नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है ना, ज़्यादातर अप्रोच से ही सारे काम होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मैडम आप तो फॉर्म भरो, इसमें बाकायदा हर पॉइंट के नंबर हैं, जी जी, इसके लिए वीसी की कमेटी बनेगी और इसमें बहुत पारदर्शिता रखी जाएगी। मैंने फॉर्म भरा, अच्छा खासा मेरी पेपर्स में कई बार कटिंग आती थी, रोज़ के रोज़ ही काम तो करती थी। जी जी, सारे कटिंग लगा के मैंने फॉर्म भरा और वो अच्छी खासी मोटी फाइल बनी। मालव साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा मैडम इतनी फाइल जाएगी? मैंने कहा सर ये तो अभी आधे लगाए मैंने कागज़। तो वो फाइल भेजी, तो ये मेरे हस्बैंड देने गए तो बोले वहाँ तो बहुत सारी फाइलों का अंबार लगा हुआ है। मैंने कहा चलो अपना तो भरने का काम था। 2-3 महीने बाद वहाँ फ़ोन आया कि मैडम आपका उसमें सिलेक्शन हुआ। जी मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं उनसे 3 बार पूछा, सर मेरा नाम है, मेरा नाम है। राजस्थान में से केवल 4 लोगों का उस समय जी सिलेक्शन जी हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस समय प्रकाश जावड़ेकर थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जी जी, केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के मंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग बाहर से आए थे और 5 स्टार होटल में बहुत भव्य समारोह में जी उन्होंने हमको अलंकृत किया। जी। डॉक्टर कंचना जी, आप प्राचार्य रहीं कॉलेज शिक्षा में। पहले जब आपके समय आप जब प्राचार्य थे तो कॉलेज शिक्षा का एक अलग ही महत्व हुआ करता था। आज इसमें अंतर सा महसूस होता है, यानी स्टूडेंट क्लासों तक नहीं पहुंच पाते। उस समय जब, क्योंकि मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैंने भी वो स्थिति देखी थी, क्लासें भरी होती थी, बाहर तक बच्चे खड़े रहते थे, खिड़कियों तक बैठे रहते। जी जी। अब ये ऐसा कैसा बदलाव देखने को मिल रहा है? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी जब रिटायर हुई हूँ उसके पहले से जी मैंने एक एमए में केवल एक बच्चा था ऐसा जो रेगुलर आता था और उसको केवल एक बच्चे को पढ़ाया, लेकिन वो रेगुलर आता था जी जी, तो उसमें पढ़ाने में तारतम्यता रही। इतनी विडंबना हो गई थी कि आज 4 बच्चे जो आ रहे हैं
अगर उनको कल कहा जाए कि आपको हम पढ़ के आना, हम आपसे कल ये पूछेंगे, तो वो 4 बच्चे गायब हो जाते हैं। दूसरे 4 बच्चे अगर कभी कोई दिख भी गए तो उनमें चूँकि कल पढ़ा नहीं है तो वो उसमें वो पढ़ाई के प्रति उनकी वो जागरूकता रहती नहीं। तो बच्चों के प्रति रुझान जो है पढ़ाई का, वो मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन इतना कम होता जा रहा है। वो पासबुक से पढ़ने लगे हैं और पासबुक से अब तो धीरे धीरे वो 1 वीक सीरीज़ पर आते जा रहे हैं। जी जी। कम से कम पढ़कर, और वो चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर लें। तो ये विद्यार्थियों के लिए, जबकि विद्यार्थियों के ये लक्षण बताए नहीं गए हैं। विद्यार्थियों को तो बहुत मेहनती होना चाहिए, अल्प निद्रा और अल्पाहारी, कम सोने वाला, इस तरह का होना चाहिए। लेकिन आज क्या कहें कि समाज गर्त में जा रहा है। वो ये चाहता है कि हम बहुत कम प्रयास करें और बड़ी सफलता हासिल कर लें। तो हर अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो आसानी से चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। आपने पत्रवाचन भी किए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या थे वो? मैंने विविध विषयों पर सेमिनार्स होते हैं हमारे यहाँ, जी जी। कॉलेजों में सेमिनार्स होते रहते हैं। चाहे राज्य स्तरीय पे, जैसे महिला प्रकोष्ठ हमारे यहाँ था, जी जी। मानवाधिकार था, और हिंदी से रिलेटेड तो होती ही हैं हम लोगों के यहाँ। बाद में ये हो गया था कि जितने सेमिनार्स होंगे, चित्रपत्र, अभी जैसे हमारा प्रमोशन हुआ जी जी। प्रोफेसर हो गए बाद में हम लोग। तो उसमें तो बाकायदा हर चीज़ के नंबरिंग थी। राज्य स्तरीय सम्मान पत्र वाचन है तो इसके इतने नंबर हैं, राष्ट्रीय। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो सेमिनार्स विषय से रिलेटेड होते थे, जी जी। और विषय से रिलेटेड होने में वो चाहे किसी भी विषय पे हो, हिंदी से, चाहे वो किसी कवि को विषय लेकर हो, चाहे वो किसी विमर्श को लेकर हो, तो वो सारे हमको, अगर हम उनको करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका हमें कहीं ना कहीं लाभ तो मिलता है। जी। डॉक्टर कंचना जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा साहित्य, हिंदी साहित्य में? मेरे जैसा पापा का मैंने बताया, पापा कहते थे कि बेटा पढ़ो लिखो, तो सबसे पहली किताब, यहाँ पे राधे श्याम जी भी थे, यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगी। राधे श्याम जी मेहर, हाँ जी, ये 2 लोग, एक और निर्मला अडवाणी मैडम जी, इन दोनों ने, जहाँ घर पे मेरे पापा ने मुझे प्रेरित किया, महाविद्यालय में सबसे पहले मुझे अडवाणी मैडम ने कहा कि तू जयपुर से आई है, तू क्यों नहीं मेहनत करती, तू जा, जेडीवी में सेमिनार हो रहा है, चल पत्र लिख, तू जा वहाँ। और उनके कहे से मैं सबसे पहली बार पढ़ने गई। राधे श्याम जी मुझे हर समय कहते थे कि मैडम आप ये करो, आप ये करो। जब मैं पहली बार गाइड बनी तो मैंने उनसे, जब विषय चयन किया तो उनसे मैंने सलाह ली। तो यहाँ का माहौल जो था वो हम एक दूसरे को प्रेरित करते थे, कुछ लिखते थे। मैं राधे श्याम जी को कविता लिखती थी तो मैं उनसे सलाह लेती थी, सर देखिए मैंने ये लिखा है। तो सबसे पहली किताब जब मेरी छपी थी, यथार्थ बोध और नई कविता, जी जी, तो उसका मैंने यहाँ बड़ा भव्य विमोचन कई किताबों का किया है, लेकिन उसका सबसे बड़ा विमोचन किया था मैंने। वहाँ दूरदर्शन के डायरेक्टर थे नंद दुलारे वाजपेयी जी जी, नहीं नंद भारद्वाज जी, उनको बुलाया था मैंने, और यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद दूसरी आलोचनात्मक पुस्तक, जी जी जी, तो मेरी पुस्तकें ज़्यादातर आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। फिर उसके बाद मैंने लिखा कहानी संग्रह है, अंतराल जो है, उसके बाद फिर आलोचनात्मक पुस्तकें आई, फिर काव्य संग्रह आए। एक मेरा महिलाओं से संबंधित आलेख की पुस्तक है जी, जिसका शीर्षक है छोटे कदम लंबा सफ़र, क्योंकि महिला ने अभी प्रगति के सोपान पर, कहते हैं कि उसने हमने सब क्षेत्रों में प्रगति तो कर ली है, सब क्षेत्रों में हम सफलता का परचम फहरा रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी के स्तर पर हम पुरुष और स्त्री समान हैं। अगर हम देखते हैं कि कई बार दोनों में अभी भी कितने ही सेमिनार कर लें, लेकिन अभी भी उनमें समानता के स्तर पर अग्नि और अंबर का अंतर है। बिल्कुल सही। अपनी कमाई का खर्चा करने का हक कई बार पुरुष उसको नहीं देता, ऐसी विडम्बनात्मक स्थिति अभी भी है। उसके बाद एक मैंने समीक्षाएं यहाँ बहुत की किताबों की, तो एक समीक्षा की पुस्तक निकली मेरी जी, और उसके बाद एक नाटक लिखना,
उसके बाद काव्य संग्रह मेरे अभी तक 4 निकल गए हैं जी। और उसके आलोचनात्मक पुस्तकें। जी, आपकी कोई कविता हो जो सुना सकें आप दर्शकों को? कविताएं तो मेरे 4 काव्य संग्रह हैं। जी जी, तो सुनाइए। आप जैसी मेरे को आदेश करेंगे। नहीं। हाँ। एक अभी सबसे पहले जो अभी रिसेंट जो अपनी घटना है उस पर मैंने लिखी है, कलकत्ता वाले पे। जी जी। उमंग के इस पर्व पर कहीं कुछ कमी सी, बाजार की रौनक भी है फीकी, निरीह निर्दोष की चीखें कर रही मौन मन को बेचैन। निरीह निर्दोष की चीखें कर रही मन को बेचैन, हृदय है आहत, घेरे है अजीब सी उदासी, कदम है भारी, अभया क्यों है भयाक्रांत, अभया क्यों है भयाक्रांत, कब कहाँ कौन नौच डाले, उड़ने से पहले परों को, खिलने से पहले ही कली को रौंद डाले, सरे राह तार तार होती स्त्री की अस्मत, सरे राह तार तार होती स्त्री की अस्मत, हैवानियत का नंगा नाच हो रहा, हैवानियत का नंगा नाच हो रहा, खून से लथपथ दे वहशी दरिंदे की हैवानी हरकतें, बढ़ रही निर्बाध गति, अपराधों की इंतहा, लचर कानून व्यवस्था और लापरवाह सरकारी तंत्र, प्रशासन भी है भ्रष्ट, अर्थाधारित इस जगत में बिक गए सारे मूल्य। पहले जो आपस में दया प्रेम करुणा जी समाप्त हो गए, बिक गए सारे मूल्य, मानवता है शर्मसार, सस्ते हथकंडे अपना दगा खुद ही खुद को दे रहा, संवेदना की तासीर ठंडी है, रिक्त हुए रिश्ते नाते किसका है इंतजार, उठो तुणीर में बाण का संधान कर, हाथ में ले तलवार, उतार फेंक कायरता की कैंचुल, जघन्यता की जघन्य अपराध की जघन्य सजा, जघन्य अपराध की जघन्य सजा, देखते ही गोली मारो या कुत्तों से निचवा दो देह, दंड का ऐसा विधान हो, दंड का ऐसा विधान हो, दहशत फैले समाज में, दहल जाए धरती और थरथराए आसमान, संस्कृति का पुनरुत्थान हो, व्योम हो आभा मंडित, धर्म की धरा पर होगी जय, कल का सूर्य देगा कुछ अनोखा प्रकाश, दमकेगी धरती और दमकेगा सूर्य, दमकेगी धरती और दमकेगा सूर्य। बहुत सुंदर। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने एक कविता लिखी, बहुत सुंदर कविता। आपको सम्मान और पुरस्कारों की एक लंबी श्रृंखला है कंचना जी, बताएं, हमारे दर्शकों को शेयर करें। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ट टीचर का तो मिला ही राज्य स्तर पर जी, उसके अलावा अभी देश के 9 साहित्यकारों को सम्मान दिया गया था आलोचना के क्षेत्र में। वहाँ मुझे आलोचना के क्षेत्र में दिल्ली में सम्मानित किया गया, निराला स्मृति सम्मान मिला मुझे, प्रेमचंद स्मृति सम्मान मिला है, और मेरी पुस्तक पात्र जो मुझे मिले, जो कि मैंने रामायण और महाभारत के पात्रों को लक्षित करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के पात्रों को जी उसमें सांकेतिक रूप से चित्रित किया है, उसको मुझे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से उस पुस्तक को सम्मानित किया गया है। उसके अतिरिक्त और बहुत सारे पुरस्कार मुझे दिए गए हैं, जैसे साहित्य श्री भारतेंदु संस्था का है जी जी। अभी नाथद्वारा से मुझे साहित्य सुधाकर का पुरस्कार मिला था, और अनेक संस्थानों द्वारा समय समय पर मुझे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कंचना जी, जब पत्र पत्रिकाओं में जब प्रकाशित होते होंगे, अब पहली बार जब प्रकाशित हुआ हो, कैसा महसूस होता हो, गर्व का? जी, मेरी आलेख मधुमती में प्रकाशित हुए और भी कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, लघु कथाएं दिल्ली की अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। तो आपको पता ही है कि जब प्रकाशित होती है कोई चीज़ तो लेखक की तो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि होती है जी। उसको जो सुख की प्राप्ति होती है वस्तुतः उसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। जी, कोई कविता और हो आप सुनाएं हमारे दर्शकों को।
आज हम देखते हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है। बिल्कुल। परस्पर जो दया, प्रेम, ममता, सौहार्द, करुणा वो लुप्त होते जा रहे हैं और ईर्ष्या, विद्वेष की भावना या स्वार्थ की भावना जो है सर्वोपरि बिल्कुल। हो गई है। तो उसी भाव को मैंने यहाँ रेखांकित किया है। जी। आज कहाँ आ गए हम? आज कहाँ आ गए हम विचारणीय विषय है। कैसी है विडंबना, आजकल सांपों ने बंद कर दिया काटना। आजकल सांपों ने बंद कर दिया काटना, किंतु इंसान इंसान को काट रहा। आज सांपों ने बंद कर दिया काटना, किंतु इंसान इंसान को काट रहा। सांप के कांटे का तो इलाज संभव, पर क्या कहीं इंसान के कांटे का इलाज संभव? पर क्या कहीं इंसान के कांटे का इलाज संभव? लुप्त हो रही धरा पर सर्प की प्रजातियां, लुप्त हो रही धरा पर सर्प की प्रजातियां। बढ़ रहा साम्राज्य आज आस्तीन के सांपों का, बढ़ रहा साम्राज्य आज आस्तीन के सांपों का। फितरत इंसान की पहचानना रहा नहीं आसान। मौका पा इंसानी बिच्छू मार रहा डंक। कहते हैं बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता। कहते हैं बिच्छू का कांटा पानी नहीं मांगता। इंसानी बिच्छू की हरकत अथवा कहें शैतानी, अदब कायदे, घातक हथियार का रूप धर रहे तलवार की धार भी फीकी पड़ गई इंसानी धार समक्ष। आज सोने चांदी के चमचे तो बिकते नहीं, आज सोने चांदी के चमचे तो बिकते नहीं, ये बात अदद है। आज तो चमचागिरी करने वालों के चमचे बिकते जरूर। आज तो चमचागिरी करने वालों के चमचे बिकते जरूर। शिकस्त देते ईमानदार सच्चे मनुष्य को, शिकस्त देते सच्चे ईमानदार मनुष्य को। मात खा बैठता भाग्य को कोसता। आज तो वह अपने साथ सभी का भाग्य निर्माता बन रहा, सभी का भाग्य निर्माता बन रहा। बहुत अच्छा व्यंग्य आपने इस कविता के माध्यम से परोसा। जी। आप कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, क्या कार्य उन संस्थाओं में किए जाते हैं? मैं जयपुर में अब बहुत सारी संस्थानों से जुड़ गई हूँ। उनमें जैसे कि पुस्तक का लोकार्पण समारोह है, उसमें समीक्षक की भूमिका हम लोग अदा करते हैं। काव्य गोष्ठियाँ होती रहती हैं और अनेक तरह के, जैसे कभी किसी विषय पर केंद्रित कोई परिचर्चा हो गई जी। मैंने साक्षात्कार भी लिए हैं। बहुत बढ़िया। इस तरह से अनेक तरह के काम। कभी हम जाते हैं तो समाज सेवा के भी, वृक्षारोपण के भी कार्य करते हैं। कहीं कभी के स्कूलों में जाकर कभी कोई बच्चों को कंबल बांटने हैं, मतलब इस तरह के गरीब बच्चों के एक स्कूल ले लिया कोई राजकीय विद्यालय, और उनमें जाके बच्चों के बीच कुछ ना कुछ उनकी प्रतियोगिताएं आयोजित करके बच्चों से उत्साहवर्धन के लिए उनको कुछ कुछ बांटना, इस तरह के कार्यक्रम। अब वहाँ रिटायरमेंट के बाद, चूँकि यहाँ मैं पूरे बहुत बिजी रही तो शुरू में मन नहीं लगता था, तो जयपुर में खूब सारी संस्थानों से जुड़कर इस तरह के काम करते। एक कविता है जी। आजकल रिश्तों में हम देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप कहाँ जहाँ भौतिक दृष्टि से एक दूसरे के पास आ गए हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से हम दूर, बहुत दूर चले जा रहे हैं। एक और एक, जहाँ हम पहले 11 होते थे अब वो -1 होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो रिश्तों के बीच जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, कैसे रिश्ते हो रहे हैं? रिश्तों में आ रही खटास का दाई कौन? रिश्तों में आ रही खटास का दाई कौन? वैश्वीकरण के मकड़जाल में उलझ हम भौतिक दृष्टि से बहुत पास आ गए। मानसिक स्तर पर परस्पर दूरियां बढ़ती जा रही। आवश्यकता है स्नेह जल से सिंचन की। उधरते रिश्तों को दरकार है समर्पण रूपी तुरपन अथवा विश्वास के पैबंद की। जी। आवश्यकता है उधर परस्पर दूरियां बढ़ती जा रही। आवश्यकता है स्नेह जल से सिंचन की।
उधरते रिश्तों को दरकार है समर्पण रूपी तुरपन अथवा विश्वास के पैबंद की। प्रेम, करुणा और सहनशीलता से पाटना होगा गहरी खाई को। थाम कर रखें विश्वास की डोर, ताकि मिट जाए रिश्तों की कटुता, छट जाए वैमनस्य के बादल, खिल जाए सौहार्द के फूल, खिल जाए सौहार्द के पुष्प, गंध बिखर जाए फूलों सी बातों से। घृणा से दूर रहें हम प्यार के साये में, देह की बात तो क्या आत्मा भी संवर जाएगी, आत्मा भी संवर जाएगी। जी। एक कविता है जी कि कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है, तो भ्रूण में स्थित कन्या अपनी माँ से पुकार कर रही है। जी। कोख में कन्या भ्रूण, शीर्षक है कविता का कन्या भ्रूण। कोख में पल रही कन्या भ्रूण का प्रश्न अपनी माँ से, मुझे जीने दोगी ना, मुझे जीने दोगी ना, लोक लाज व सामाजिक भय से मार तो न डालोगी, लोक लाज व सामाजिक भय से मार तो न डालोगी। कोख में ही, नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारना, मरने से डरती हूँ मैं, जीने का अधिकार है मुझे, मुझे मारना मत, परछाई हूँ मैं आपकी, जरूरत है मुझे आपके प्यार की, डर लगता है मुझे औजारों से, सहम जाती हूँ मैं इस विचार से, भय लगता है मुझे उस मंजर से, कुरेद कुरेद कर कैसे मौत के घाट उतारेंगे, कुरेद कुरेद कर कैसे मौत के घाट उतारेंगे। सिहर उठती हूँ खून के फव्वारों से, सिहर उठती हूँ खून के फव्वारों से, आपका छोटा सा अंश बचने की कोशिश में चिपक जाता है गर्भाशय की, कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से। दर्दनाक बेरहम चाकू क्रूर और निर्दयी कर दिए टुकड़े, कर ही दिए टुकड़े टुकड़े। दर्दनाक बेरहम चाकू क्रूर और निर्दयी कर ही दिए टुकड़े टुकड़े। चाहती थी दुनिया को देखना, चाहती थी दुनिया को देखना, तुम्हारी बाहों के आगोश में प्यार पाती, तुम्हारी बाहों के आगोश में प्यार पाती, महफूज रहती पिता के संरक्षण में। दुनिया की बुरी नज़र से मुझे तुम बचाती, दुनिया की बुरी नज़र से मुझे तुम बचाती, राखी बांधती भाई की सूनी कलाई पर, मगर निर्दयी बेरहम दुनिया ने जन्म से पहले ही मार दिया, बचने की हर संभव कोशिश नाकाम कर दी, नाकाम कर दी। आजकल जो हम देखते हैं कि कुत्तों को बहुत ज़्यादा, कुत्तों के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। इंसान बच्चों को ना पैदा करके अपने श्वानों को पाल रहा है, तो वो जो उनका प्रेम, उसको लिखने को मुझे बाध्य किया। जी। कविता का शीर्षक है वेरी गुड बॉय। वेरी गुड बॉय। जी। श्वानों को मिलता दूध भात, आज भी कुत्ता प्रेम कम होने की जगह सुरसा मुक्सा वृद्धि पर है। वाह। आज भी कुत्ता प्रेम कम होने की जगह सुरसा मुक्सा वृद्धि पर है। हद तो ये है कि आज उसने बेटे का रूप ले लिया, हद तो ये है कि आज उसने बेटे का रूप ले लिया। कुत्ते को कुत्ता कहने पर दिल छलनी छलनी हो जाता है, कुत्ते को कुत्ता कहने पर दिल छलनी छलनी हो जाता है। सो कॉल्ड वेरी गुड बॉय को पाला जाता नाज नखरों से, सो कॉल्ड वेरी गुड बॉय को पाला जाता नाज नखरों से। जुनूनी लोग तो अलग कक्ष में डबल बेड बना सुशोभित करते वेरी गुड बॉय को, जुनूनी लोग तो अलग कक्ष में डबल बेड बना सुशोभित करते वेरी गुड बॉय को। जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता, दूध में पनीर, दही में पनीर, मीट की वैरायटी, खीरे के रायते के साथ, स्वीट डिश में आइसक्रीम, कितने स्वादिष्ट व्यंजन, ढेरों ड्रेसेस के साथ
नहाने को महंगे शैम्पू, साबुन, नौकर उनकी चाकरी में उपलब्ध, नौकर उनकी चाकरी में उपलब्ध, कूलर एसी के साथ घूमने को बड़ी गाड़ी, कूलर एसी के साथ घूमने को बड़ी गाड़ी, समय समय पर हेल्थ चेकअप, कैल्शियम और विटामिन, समय समय पर हेल्थ चेकअप, कैल्शियम और विटामिन, क्या क्या है नसीब में इनके, क्या क्या है नसीब में इनके। दूसरी ओर पराकाष्ठा देखिए, दूसरी ओर पराकाष्ठा देखिए, जनता को मयस्सर नहीं 2 वक्त की रोटी, जनता को मयस्सर नहीं 2 वक्त की रोटी। क्या इनका ध्यान नहीं जाता, क्या इनका ध्यान नहीं जाता सड़क के उस पार खड़े भूखे नंगे बच्चों पर, जो ढूंढ रहे कचरे के डिब्बों में रोटी के टुकड़ों को। क्या इनका ध्यान नहीं जाता सड़क के उस पार खड़े भूखे नंगे बच्चों पर, जो ढूंढ रहे कचरे के डिब्बों में रोटी के टुकड़ों को। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।